आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही आकर्षक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सफर विकासवाद यानी एवोल्यूशन के बहुत ही बड़े और वृहद स्तर से शुरू होगा और धीरे धीरे हम मस्तिष्क की न्यूरोकेमिस्ट्री के बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक जाएंगे। हम मानव यौन व्यवहार के पीछे के जीव विज्ञान को खंगालेंगे और ये समझेंगे कि हमें जो इच्छाएं महसूस होती हैं उनके पीछे असल में प्रकृति का क्या मास्टर प्लान है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम समीपस्थ और दूरस्थ प्रेरणाओं के बीच के अंतर से शुरुआत करेंगे। फिर हम संभोग के पैटर्न और जैविक स्पैंड्रल के सिद्धांत को समझेंगे। इंसानों और जानवरों की रणनीतियों की तुलना करेंगे। मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम के काम करने के तरीके को देखेंगे और अंत में डोपामाइन और प्रत्याशा के अद्भुत रसायन विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली पहेली की, समीपस्थ बनाम दूरस्थ प्रेरणाएं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कुछ एलियंस पृथ्वी पर आते हैं। वे पहली बार मानव प्रजनन प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन करते हैं। पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद वे बेहद मासूमियत से पूछते हैं, सब ठीक है लेकिन नया इंसान कहाँ है? उन्हें बताया जाता है, ओह उसमें तो पूरे 9 महीने लगते हैं। इस पर वे एलियंस हैरानी से कहते हैं, अगर नतीजा 9 महीने बाद ही आना है तो वे लोग उस वक्त इतनी जल्दी में क्यों थे? सुनने में एक मजाक लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही गहरी विकासवादी पहेली को जन्म देता है। अब देखिए यहीं पर असली कैच है। मानव व्यवहार के पीछे असल में 2 तरह की प्रेरणाएं एक साथ काम करती हैं। एक तरफ है हमारे दूरस्थ या डिस्टल लक्ष्य, जैसे कि अपनी जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना। प्रकृति यही चाहती है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारा यौन व्यवहार मुख्य रूप से समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमल प्रेरणाओं द्वारा संचालित होता है। इसका सीधा सा मतलब है तत्काल आनंद, संवेदी प्रतिक्रिया और हमारे मस्तिष्क में चलने वाले डोपामाइन लोप। उस पल में कोई बैठ के ये कैलकुलेट नहीं कर रहा होता कि कितने जीन पास हो रहे हैं, राइट? ये व्यवहार पूरी तरह से तंत्रिका विज्ञान से मिलने वाले तुरंत आनंद से प्रेरित होता है। इन बुनियादी प्रेरणाओं को समझने के बाद अब हम संभोग पैटर्न और आकर्षण की असल संरचना पर आते हैं। वैज्ञानिक और पेशेवर लोग इन व्यवहारों को समझने के लिए कुछ खास क्लिनिकल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे अहम है मेटिंग ट्रायड, जो 3 चरणों में काम करता है। पहला है आकर्षण या अट्रैक्टिविटी, यानी कोई एक जीव दूसरे के लिए कितना आकर्षक है। यही आकर्षण दूसरे चरण यानी प्रोसेप्टिविटी को ट्रिगर करता है, जो कि आकर्षण के जवाब में की जाने वाली पहल या इशारे हैं। और फिर अंत में आती है ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी, जिसका मतलब है कि क्या सामने वाला उस पहल को स्वीकार कर रहा है या नहीं। ये पूरी चेन ही प्रजातियों के बीच यौन व्यवहार को एक दिशा देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इन व्यवहारों का प्रयोगशाला में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मशहूर शोधकर्ता मार्था मैक्लिंटॉक ने बहुत ही सटीक ढंग से कहा था कि पिंजरे में बंद किसी जानवर के प्राकृतिक व्यवहार को समझना बाथटब में डॉल्फिन के तैरने का अध्ययन करने जैसा है। कृत्रिम और बंद माहौल में जानवरों के स्वाभाविक प्रिसेप्टिव व्यवहार पूरी तरह से दब जाते हैं। इसीलिए इथोलॉजिकल फील्ड स्टडीज इतनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक सेटिंग्स में इन प्रजातियों के असली व्यवहार को सामने लाती हैं। अब हम एक बेहद विवादास्पद लेकिन दिलचस्प विकासवादी सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल स्पैंड्रल। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में स्पैंड्रल 2 मेहराबों के बीच का वो त्रिकोणीय खाली हिस्सा होता है जो संरचना के लिए जरूरी नहीं होता, बस डिजाइन के बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। जीव विज्ञान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बायोलॉजिकल स्पैंड्रल वो शारीरिक गुण या व्यवहार है जो जीवित रहने के लिए किसी सीधे अनुकूलन या एडेप्टेशन के रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि विकास के क्रम में किसी अन्य जरूरी विशेषता के साथ मुफ्त में आ गया। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण पुरुषों में निपल्स का होना है। इसी सिद्धांत से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस महिला कामोत्तेजना यानी फीमेल ऑर्गाज्म को लेकर भी है। क्या ये एक सीधा विकासवादी अनुकूलन है जो किसी तरह से प्रजनन की सफलता को बढ़ाता है, या फिर ये महज एक बायोलॉजिकल स्पैंड्रल है? देखिए, पुरुषों में प्रजनन के लिए इसका होना जैविक रूप से अनिवार्य है। इसीलिए कई वैज्ञानिक इस परिकल्पना का मूल्यांकन करते हैं कि शायद वही बुनियादी शरीर रचना महिलाओं में भी मौजूद रह गई, भले ही गर्भाधान के लिए उसकी सख्त जरूरत ना हो। ये आज भी जीव विज्ञान और विकासवाद के सबसे बड़े डिबेट्स में से एक है। चलिए अब थोड़ी तुलना करते हैं मानव और पशु रणनीतियों की और देखते हैं कि इंसानों को असल में क्या खास बनाता है।
अक्सर ये माना जाता था कि गैर प्रजनन सेक्स या फोरप्ले जैसी चीजें सिर्फ इंसानों में होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्राइमेट्स जैसे कि बोनोबोज में गैर प्रजनन सेक्स, लंबा फोरप्ले और यहाँ तक कि समलैंगिकता भी बहुत आम है। ये विकासवाद में गहराई से संरक्षित या कंजर्व्ड व्यवहार हैं। तो फिर इंसान अलग कहाँ है? जो बात हमें पूरी तरह से अद्वितीय बनाती है वो है गोपनीयता यानी प्राइवेसी की तीव्र इच्छा। हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो जानबूझकर यौन व्यवहार को दूसरों की नजरों से छिपाकर करती है। और इसके साथ ही हमारी समतावादी संभोग संरचनाएं भी पशु जगत में काफी अनूठी हैं। इंसानों के संभोग की वास्तविकता और भी पेचीदा है। लगभग हर मानव संस्कृति में शादी जैसी कोई न कोई औपचारिक संरचना जरूर होती है। सामाजिक मोनोगैमी यानी समाज के सामने एक जीवनसाथी के साथ रहने की दर बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम वास्तविक यौन मोनोगैमी की बात करें तो वो दर काफ़ी कम है। और सबसे दिलचस्प बात, इंसान जीव वैज्ञानिक रूप से सीरियल मोनोगैमिस्ट या क्रमिक एक विवाही होते हैं। औसतन ये रिश्ते उस समयावधि के आसपास टूटते और नए बनते हैं जो प्राकृतिक रूप से बच्चों के जन्म के अंतराल, जो कि लगभग 2 से 4 साल होता है, से बिल्कुल मेल खाता है ना? हैरान करने वाली बात। आइए अब इस पूरे खेल के कंट्रोल रूम में चलते हैं, हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम। इन सभी व्यवहारों के तार हमारे मस्तिष्क की बहुत ही गहरी संरचनाओं से जुड़े होते हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर नर और मादा दोनों के लिए अलग अलग नियंत्रण केंद्र होते हैं। मादाओं में हाइपोथैलेमस का एक हिस्सा यौन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होता है। नरों में हाइपोथैलेमस का ही मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया उनके शारीरिक प्रदर्शन या परफॉर्मेंस को नियंत्रित करता है। लेकिन रुकिए, नरों के मस्तिष्क में एक और अहम हिस्सा काम कर रहा होता है, एमिग्डाला। एमिग्डाला ही वो जगह है जहां से पुरुषों में यौन प्रेरणा या मोटिवेशन पैदा होता है। क्लिनिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन का होना बिल्कुल अलग चीज़ है और शारीरिक प्रदर्शन कर पाना बिल्कुल अलग। तो लिम्बिक सिस्टम तो अंधाधुंध भावनात्मक और शारीरिक ड्राइव पैदा कर रहा है, लेकिन कोई तो होगा जो इसे कंट्रोल करे। जी हाँ, और वो है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स एक सख्त मैनेजर की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि किस संदर्भ में कौन सा व्यवहार उचित है। ये हमारे आवेगों को काबू में रखता है। ये लिम्बिक सिस्टम की अंधी इच्छाओं पर ब्रेक लगाता है ताकि बाद में लिए गए फैसलों पर पछताना ना पड़े। अब हम चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, डोपामाइन, प्रत्याशा और शायद का रसायन विज्ञान। हमारा मीसोलिम्बिक डोपामाइन सिस्टम इनाम मिलने की खुशी से ज्यादा इनाम मिलने की उम्मीद या एंटिसिपेशन पर काम करता है। हम सब जानते हैं कि डोपामाइन खुशी और आनंद देता है, लेकिन डोपामाइन का सबसे बड़ा स्पाइक कब आता है? तब नहीं जब इनाम की 100% गारंटी हो। ये तब आता है जब इनाम मिलने की संभावना ठीक 50% हो। जी हाँ, आधा आधा। ये डेटा हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रुक रुक कर मिलने वाला प्रोत्साहन कैसे काम करता है। जब हमें पक्का पता होता है कि इनाम मिलेगा तो डोपामाइन का स्तर एक हद तक ही बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें अनिश्चितता या शायद का तड़का लगा देते हैं, डोपामाइन का स्तर अक्षरशः आसमान छूने लगता है। इंसानों को सबसे ज्यादा ड्राइव यही शायद करता है। ये डोपामाइन सिस्टम इतना स्मार्ट है कि समय के साथ इसके रिसेप्टर्स भी अपना काम बदल लेते हैं। शुरुआत में संभोग के ठीक बाद जब जोड़े का बंधन बन रहा होता है, तब D2 रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। ये वही रिसेप्टर्स हैं जो उस नए रिश्ते का रोमांच महसूस कराते हैं। लेकिन एक बार जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वफादारी और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तंत्र को तुरंत D2 से शिफ्ट होकर D1 रिसेप्टर्स पर आना पड़ता है। ये D1 रिसेप्टर्स ही हैं जो उस मौजूदा रिश्ते में सुकून, आराम और भरोसा बनाए रखते हैं। तो इस पूरी विकासवादी और न्यूरोबायोलॉजिकल यात्रा के बाद ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देता है। रोजमर्रा के जीवन में जो प्यार, वफादारी और जटिल सामाजिक बंधन हम देखते हैं, क्या वे वाकई सच्चे रोमांस का परिणाम है, या फिर क्या वे सिर्फ उन डोपामाइन रिसेप्टर्स की भूख शांत करने और विकासवादी स्पैंड्रल्स की न्यूरोकेमिकल प्रत्याशा के लिए चुकाई गई एक जैविक कीमत भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की यह चर्चा आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रही होगी।